have to do a critical appreciation of the poem. The first thing we have to do is to identify the poet who wrote this poem, and the next step we have to do is to read the poem thoroughly and carefully at least twice or thrice, and then we must ask ourselves what is it all about, and what is the subject, and what does the poet say about the subject. हमें क्या पता लगाना है सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट हमें पता लगाना, जब हम दो से तीन बार पढ़ लेंगे पोएम के बारे में तो हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है. फिर हमें पता लगाना है कि जो पोइट है वो सब्जेक्ट के बारे में क्या बताना चाह रहा है. देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ द पोइट्री. फॉर्म मतलब कि जो पोइट्री है वो किस टाइप का है, जो जॉनरा है उस पोइट्री का वो किस टाइप का है. वेदर इट इज़ अ नेचर पोइट्री, रोमांटिक, एलेजी, और इट मे बी डिस्क्रिप्टिव पोइट्री और नरेटिव पोइट्री. Narrative poetry is a form of poetry that tells a story written in the method verse, and descriptive poetry portrays a person, place or thing in such a way that the reader can visualize the poem and he can enter into the writer's experience. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें क्या करना है, हमें जो फिगर ऑफ स्पीच है पोएम में वो पता लगाना है कि जो पोइट है उसने पोएम में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है. फिगर ऑफ स्पीच लाइक सिमिली यूज़ किया है, मीटर यूज़ किया है, और पर्सोनिफिकेशन. कोई भी हमें ये पता लगाना है कि जो पोइट्री है उसमें जो राइटर है उसने पोइट है उसने कौन कौन से जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है. उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, स्टडी ऑफ साउंड. हमें ये पता लगाना है कि जो पोइट्री है उसमें जो राइटर ने कौन कौन से जो साउंड है पोएम में वो क्या क्या है, कि जो वेदर देयर इज़ एलिट्रेशन, रिपीटेशन. उसके बाद सिक्स्थ स्टेप है, उसमें क्या पता लगाना है जो राइम स्कीम क्या है, और राइमिंग वर्ड्स. हमें पोएम में जो राइम स्कीम है उसके बारे में बताना है, और जो वर्ड्स राइम कर रहे हैं उनके बारे में बताना है. नेक्स्ट स्टेप इज़ द स्ट्राइकिंग लाइन्स. स्ट्राइकिंग लाइन्स में आपको ये बताना है कि कौन सी लाइन्स आपको पोएम में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. उसके बाद लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन. कंक्लूजन में आपको अपने व्यू पॉइंट रखने हैं पोइट्री के बारे में, कि आपको पोएम कैसी लगी. अपने जजमेंट देकर जो पोइट्री है उसको क्लोज कर देना है. अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स की. I wander lonely as a cloud that floats on a high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. अब ये पोएम है डैफोडिल्स. इसमें जो पोइट है वो क्या कहना चाह रहा है. द पोइट टेल्स अस दैट ही वाज टेकिंग अ सॉलिटरी वॉक बिसाइड अ लेक वन breezy spring morning. He suddenly came upon a sight that filled him with delighted wonder at the beauty, and his wandering gaze thousand and thousand of yellow daffodils under the tree beside the sparkling water of lake, fluttering and dancing in the breeze. This sight filled him with pleasure, but he did not know at the time that all that experience had added to his life. For many times afterward, memories brought back that beautiful scene as a mental picture, which gave him over and over again the same sense of gladness when he feels loneliness, and these memories give him peace of solitude. Okay. तो हम अब हमने ये पोएम पढ़ लिया. अब हम इसका क्या करेंगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन. जो फर्स्ट पॉइंट था मैंने बताया था कि हमें सबसे पहले पोइट के बारे में बताना है. तो पोइट, अब हमें पता है जो पोएम है वो किसने लिखी है, वर्ड्सवर्थ ने. द पोएम इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ who is a nature poet, a fact known to every reader of Wordsworth. Nature was the source of all joy for him. He conceived nature is a living personality. Okay. उसके बाद हम जब
मैंने नेक्स्ट स्टेप बताया था कि हमें पोएम को थॉरली 2 से 3 बार पढ़ना है। फिर हमें जब सब्जेक्ट पता चल जाएगा कि जो पोइट है वो सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहा है, हमें ये पता लगाना है कि अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं आई वांट द लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट ऑन अ हाई ओवर वेल्स व्हेन ऑल एट वंस आई साई क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो यहाँ डैफोडिल्स के बारे में बात कर रहे हैं पोइट, ठीक है। तो ये टाइटल से भी पता चल रहा है कि जो पोएम है वो डैफोडिल्स के बारे में। तो हमें सब्जेक्ट पता चल गया। उसके बाद हमें क्या बताना है कि जो फॉर्म है वो पोइट्री का क्या है, उसी में हम समरी भी इंक्लूड कर देंगे थोड़ी सी। तो फॉर्म ऑफ पोइट्री में क्या लिखेंगे, द पोएम इज़ अ नेचर पोएम, द पोइट डिस्क्राइब्स अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द नेचर। ये नेचर पोएम तो है, प्लस ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव पोएम बताया था कि डिस्क्रिप्टिव पोएम में जो पोइट है वो किसी भी प्लेस थिंग के बारे में इतने अच्छे से पोर्ट्रेट करता है कि हम जो रीडर है उसके दिमाग में मेंटल पिक्चर्स क्रिएट हो जाती है और वो जो पोइट है उसके एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। The poem is a nature poem. The poet describes a beautiful view of the nature. The poet tells us that he came across a lot of daffodils when he goes out for a solitary walk, and poet remembers these daffodils in the later years of his life and also when he feels free or in a sad mood. This poem is a blend of poet's present and past thought. ठीक है, अब हमने थोड़ी सी समरी लिख दी इसके बारे में और बता दिया कि जो पोएम है उसका टाइप क्या है, फॉर्म क्या है पोइट्री का। उसके बाद जो थर्ड स्टेप था वो क्या था, लैंग्वेज और पोएटिक डिक्शन। अब हमें इस पोएम की जो लैंग्वेज है वो बतानी है। जैसे कि हमने देखा कि जो लैंग्वेज है बिल्कुल ईजी है, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है इस पोएम में। और क्रिटिकल थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं, लिरिकल बैलेट में बताया है वर्ड्सवर्थ ने कि जो एक पोइट है उसे कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, पोइटिक डिक्शन कैसा यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल सिंपल और यूज्ड लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। अ लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, दैट इज़ लाइक मैन स्पीकिंग टू मैन। सो जो वर्ड्सवर्थ थे वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज लिखते थे, तो हम लिखेंगे द लैंग्वेज दैट द पोइट यूजेस टू एक्सप्रेस हिज प्लेजर इज सिंपल बट अट्रैक्टिव, देयर आर रियली नो डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है। जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच, अब यहाँ पे देखो देयर आर 2 सिमिलिस, इस पोएम में 2 सिमिलिस यूज़ की गई है। सिमिली क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स एट लीस्ट फॉर द वन सेम क्वालिटी यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एस। तो 2 डिफरेंट चीज़ के बीच में कंपैरिजन दिखाता है यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एस। देखो यहाँ पे वर्ड एस है, तो यहाँ आई कौन है, वर्ड्सवर्थ अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है, क्लाउड के साथ, अपनी लोनलीनेस को कंपेयर कर रहा है क्लाउड के साथ। तो यहाँ पे एक सिमिली ये हो गई, स्टैंजा 1 फर्स्ट लाइन, एंड सेकंड सिमिली कहाँ पे है, यहाँ एज वर्ड यूज़ किया गया है, एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल इन द मिल्की वे। तो यहाँ पे जो डैफोडिल्स हैं उन्हें कंपेयर किया है वर्ड्सवर्थ ने स्टार्स के साथ, कि जो डैफोडिल्स है वो इतने ज़्यादा थे, हज़ारों, थाउजेंड आई सॉ ए ग्लांस, तो इतने सारे डैफोडिल्स थे जैसे मिल्की वे में जो स्टार्स होते हैं। तो सेकंड सिमिली यहाँ यूज़ किया, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, तो फिगर ऑफ स्पीच लिख के हेडिंग जो फर्स्ट पॉइंट है, देयर आर 2 सिमिलिस, फर्स्ट कंपैरिजन बिटवीन द सोलिटरी पोइट एंड द लोनली क्लाउड, जो फर्स्ट लाइन स्टैंजा फर्स्ट, और उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन द एंडलेस लाइन ऑफ डैफोडिल्स एंड इननंबरेबल स्टार इन द मिल्की वे, स्टैंजा 2 में है, और स्टैंजा 2 फर्स्ट लाइन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन 1। उसके बाद पोइट ने यूज़ किया है पर्सोनिफिकेशन, फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में। हमें देखना है कहाँ यूज़ किया है, फर्स्ट स्टैंजा में। पर्सोनिफिकेशन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एन इनएनिमेट थिंग, ठीक है, ह्यूमन क्वालिटीज़ को किसी इनएनिमेट थिंग को प्रोवाइड करना। आप यहाँ पे देखो, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज,
यहाँ डैफोडिल्स को क्या कहा कि वो फ्लटरिंग कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं इन द ब्रीज। डांस कौन करता है? ह्यूमन बींग्स। तो डांसिंग क्वालिटीज़ किसे दी गई है? डैफोडिल्स को। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया है? पर्सोनिफिकेशन। तो हम लिख देंगे ये लाइन, द डैफोडिल्स डिस्क्राइब एज डांसिंग इन ग्ली। स्टैंजा 1 में यूज़ किया है पर्सोनिफिकेशन। और नेक्स्ट कहाँ यूज़ किया है? स्टैंजा 2 में ही, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। तो जो अपने हेड को उठा उठा के डांस कर रहे हैं, तो यहाँ जो ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स दी गई है डैफोडिल्स को, ये लिख देंगे यहाँ पे, टॉसिंग देयर हेड्स लाइक ह्यूमन बींग्स। स्टैंजा 2 में पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है। और थर्ड फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज़ किया है? हाइपरबली। हाइपरबली यूज़ की है कहाँ पे? 10,000। स्टैंजा 2 में 10,000 सा आई एट ए ग्लांस। तो हाइपरबली क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। कि यहाँ पे वर्ड्सवर्थ क्या कह रहे हैं? एक ही ग्लांस में, एक ही नज़र में उन्होंने कितने डैफोडिल्स देख लिया? 10,000। ठीक है, तो हम ये लाइन लिख देंगे यहाँ पे, 10,000 सा आई एट ए ग्लांस। नेक्स्ट हमें बताना है स्टडी। 5th पॉइंट क्या था? स्टडी ऑफ साउंड। कि क्या उसने एलिट्रेशन यूज़ किया है, रेपिटेशन यूज़ किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यूज़ किया है वर्ड्सवर्थ ने। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज अ फिगर स्पीच, जिसमें क्या होता है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड है रिपीट होते हैं। रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लेटर। ओके, तो यहाँ पे कहाँ यूज़ किया है? एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। लास्ट में डांसेस विद द डैफोडिल्स। देखो यहाँ लेटर डी, कॉन्सोनेंट लेटर, साउंड डी, साउंड डी 2 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया है? एलिट्रेशन। और रिपीटेशन यूज़ किया, आई गेज एंड गेज्ड, ये यूज़ किया है। स्टैंजा 3 में पूरे वर्ड को रिपीट किया है 2 टाइम्स। तो यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ है उसने क्या यूज़ किया है? रिपीटेशन। अब 6th में क्या है? हमें राइम स्कीम बतानी है। राइम स्कीम, ठीक है, राइम स्कीम देख लेते हैं। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। क्लाउड, ठीक है, इसको लिख लिया हमने ए। ठीक है, नेक्स्ट है हिल्स। क्या हिल्स क्लाउड के साथ मैच हो रहा है? नहीं। जो साउंड है क्लाउड हिल्स नहीं मैच कर रहा है, तो इसको लिख दिया हमने बी। फिर उसके बाद है क्राउड। क्या क्राउड मैच कर रहा है क्लाउड के साथ? हाँ, तो देखो क्लाउड, क्राउड, तो इसको हमने ए लिखा, तो यहाँ भी ए लिखेंगे। ठीक है, फिर डैफोडिल्स। डैफोडिल्स किसके साथ मैच कर रहा है? हिल्स के साथ। हिल्स को हमने बी लिखा था, तो यहाँ पे भी बी लिखेंगे। उसके बाद है देखो लास्ट में ट्रीज। क्या ट्रीज मैच कर रहा है क्लाउड और हिल्स के साथ? नहीं ना, तो डिफरेंट है। यहाँ पे लिखेंगे हम सी। ट्रीज किसके साथ मैच कर रहा है? ब्रिज के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे सी। तो राइम स्कीम क्या बनी? ए बी सी सी। ऐसे यहाँ पे देखो शाइन, ए लिखा, वे अलग है, मैच नहीं कर रहा है, बी। लाइन शाइन के साथ मैच कर रहा है, यहाँ पे लिखा ए। बे किसके साथ मैच कर रहा है? बे के साथ, तो यहाँ बी, तो यहाँ भी बी। ग्लांस, क्या ये शाइन और बे के साथ मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सी। ग्लांस के साथ मैच कर रहा है, सी। तो राइम स्कीम क्या हुई? ए बी सी सी। तो हम यहाँ लिख देंगे राइम स्कीम क्या है? ए बी सी सी। उसके बाद 7th पॉइंट क्या था? स्ट्राइकिंग लाइंस। आपको वो लाइंस बतानी है कि जो आपको सबसे अच्छी लगी इस पोएम में। मुझे इस पोएम में सबसे अच्छी लाइंस लगी हैं, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। यानी जब जो पोइट ने जो नेचर का जो नज़ारा था वो फील किया था, वो उनके माइंड में उन्हें पता नहीं चला वो कैसे वो सेट हो गया। जब भी वो अकेले इतने आफ्टर अ लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम, उस नज़ारे को देखने के बाद भी जब भी वो उस नज़ारे के बारे में याद करते हैं, तो मेंटल पिक्चर उनके दिमाग में क्रिएट होती है और उन्हें सेम सेंस ऑफ जो जॉय है, खुशी है, वो उनको मिलती है।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्राइकिंग लाइंस जो मुझे सबसे अच्छी लगी। फ्रॉम द लास्ट स्टैंजा दैट फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आइड विच इज़ द ब्लिस ऑफ द सॉलिट्यूड। और लास्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने, कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे करना है, कंक्लूजन विद गिविंग योर ऑन जजमेंट, अपने खुद के जजमेंट देकर कंक्लूजन कर देना। तो मैं कंक्लूड कर रही हूँ। वी मे कंक्लूड बाय सेइंग दैट द पोइट succeed in conveying his message through a simple and lucid language। जो पोइट है आपने जो इसमें कन्वे करना चाहता था बात को, वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अपने मैसेज को कन्वे कर चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ए पोएम।